ठीक है, तो कल हमने जो है पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, वी हैड स्टार्टेड इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स, वेल्डेड रेल, सॉरी। उस पार्ट ए एल्यूमिनोथर्मिक वेल्ड यानी एटी वेल्ड के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर क्विकली रिव्यू करते चलते हैं। क्या कहा था कि पैरा 301 में क्या था, थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू फॉर कैरिंग आउट वेल्डिंग ऑफ रेल साइड साइड, यानी फील्ड पे वेल्डिंग की जाती है। नेक्स्ट, एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग ऑफ रेल्स ऑन इंडियन रेलवेज। थर्मिट वेल्डिंग जो की जाती है वो शॉर्ट प्रीहीटिंग टेक्निक से की जाती है, जिसके अंदर हम लोग यूज करते हैं हाई सिलिका सैंड मोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई, CO2 ड्राई, जो हाई सिलिका वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट रेल सेक्शन केमिस्ट्री सबको हम सबके लिए हम लोग यही यूज करते हैं। शॉर्ट प्रीहीटिंग इज डन बाय, अभी शॉर्ट प्रीहीटिंग की तीन टेक्निक है, हमने कल देखा था इसको। एयर पेट्रोल फ्यूल मिक्सचर, ऑक्सी LPG, और तीसरा कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल फ्यूल मिक्सचर, यानी हीटिंग प्रोसेस जो है तीन है, तीनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके हिसाब से वेल्डिंग का समय जो है हमारा प्लस माइनस होता है कि हीटिंग में कितना समय लिया जाता है। सिलेक्शन ऑफ रेल के बारे में कल हमने पढ़ा था। सिलेक्शन ऑफ रेल, तो जो रेल हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिनके हमको वेल्डिंग करना, उसके बारे में स्ट्रेटनेस की बात हो रही है। क्या कह रहा है, फॉर बोथ न्यू एज वेल एज सेकेंड हैंड रेल बिफोर वेल्डिंग इट शुड बी एंश्योर दैट द एंड बेंड्स ऑफ द रेल आर विद इन +0.5 and -0 in vertical and +0.5 in lateral direction when checked with 1 मीटर स्ट्रेट एज। ये कल हमने पढ़ा था, इसको आज जरा वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये 3 बार जो है रेल की वर्टिकलिटी पूरे चेक करने का एटी वेल्ड में सिस्टम है। सबसे पहली बात, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि जिन रेलों को हम लोगों को वेल्ड करना है, उसके पहले रेलों की जो है स्ट्रेटनेस चेक करना, ये उसकी बात हो रही है। इसके अंदर यहाँ क्या बता रहा है, वर्टिकलिटी में +0.5 और -0, यानी कि थोड़ा सा +0.5 तक वो ऊपर की तरफ होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे की तरफ डिप बिल्कुल भी चलेगा नहीं। और लैटरल में 0.5 तक लैटरल डायरेक्शन में चलेगा। 1 मीटर की पट्टी अगर हमने यूज किया है तो ये एनेक्चर 3/1 जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ये रेल की, यहाँ पे भी कोई वेल्डिंग नहीं हुई है, बस रेल का जो है हम लोगों को सीधा चेक करना है कि भाई रेल हम लोग ये जो वेल्डिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस रेल के अंदर एटी वेल्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो 1 मीटर जो है जैसे यहाँ पे साइड वेज में लगा लैटरल में, ऐसे इसको रेल के हेड के ऊपर लगाया जाएगा। हेड के ऊपर लगाने के बाद में हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर वर्टिकल प्लेन में यानी ऊपर के उसमें क्या है। तो यहाँ पे डिप जरा भी अलाउड नहीं है, और जो है अगर थोड़ा सा एंड में +0.5 तक ऊपर की तरफ है दैट वुड बी ओके, बट नीचे की तरफ डिप इज नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, ये चीज तो ये क्लियर हो गई। इसी तरह से दूसरी बात जो है, यहाँ पर गेज फेज नॉन गेज फेज में हम लोग भी साइड में ये पट्टी लगाएंगे इस तरीके से। तो जब आप लगाएंगे तो इसमें 0.5 mm तक यहाँ पर चल जाएगा। ये हो गया हमारा फिगर 3.1। उसके अंदर ABC तीन चीजें हो गई, ये हमने कल देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो उन्होंने क्या कह दिया कि आप ये चेक कर लेंगे 3.1 A, B और C के हिसाब से आप रेल की जो है स्ट्रेटनेस को चेक कर लिया जाए कि रेल बेंड तो नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहता है, ये चेक कर लेने के बाद क्या कहता है, फर्दर इन केस, फर्दर इन केस ऑफ वेल्डिंग ऑफ न्यू रेल एज वेल एज रिपेयर मेंटेनेंस वेल्डिंग, यानी कि नई रेल डाल रहे हैं या फिर पुरानी वेल्डिंग निकाल के नई वेल्डिंग की जा रही है उसी रेल के अंदर, तो फिश बोल्ट्स आर टू बी एलिमिनेटेड। जहां पर भी फिश बोल्ट होल्स होगा, फिश बोल्ट होल्स आर टू बी एलिमिनेटेड एज फार एज पॉसिबल। क्यों, टू मेक द वेल्ड अमेनेबल फॉर यूएसएफडी टेस्टिंग फॉर लैक ऑफ फ्यूजन। होल होने की वजह से जो है यूएसएफडी के जो प्रोब्स है वहां पर बराबर नहीं जा पाते, इसके लिए जहां तक हो सके तो होल्स को एलिमिनेट कर दिया जाए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कहता है, नई रेलों के बारे में, रेल की क्या स्पेसिफिकेशन हो, तो जो भी नई रेलें हम यूज करते हैं दे शुड फॉलो IRS T12, यानी इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लैट बॉटम रेल्स। ये इसमें जो भी टॉलरेंसेस जो दिए गए हैं उसको जो है सेटिस्फाई करने वाली नई रेलें हों। अब बात आती है पुरानी रेलों की, तो पुरानी यानी कि सेकेंड हैंड रेल, तो सेकेंड हैंड रेलों के लिए बोलता है फॉर कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग सिंगल रेल या SWR पैनल
टू LWR या CWR, सिंगल रेल को SWR में या SWR को LWR CWR करना है, या फिर ड्यूरिंग सेकेंडरी रिन्यूअल, जितने भी ओल्ड सर्विसेबल रेल में बी वेल्डेड सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग कंडीशन। जब भी हम लोग ट्रैक स्ट्रक्चर अपग्रेड करते हैं, फिश प्लेटेड से SWR में जाते हैं या SWR से LWR में जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जितनी भी रेल सर्विसेबल नेचर की है उनके सारे जॉइंट्स को हम वेल्ड कर देते हैं। तो उसमें ये क्या कहा जा रहा है, जो ऑब्सोलीट रेल सेक्शन होगा, यानी कि जो भी प्रचलन में है नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया 75 पाउंड, 90 पाउंड, 75 90 जो होती है ये, या फिर रेल्स ओल्डर देन 50 ईयर्स, या फिर रेल की जो उम्र जो है एज, यानी रोलिंग मार्क्स अगर हम चेक करेंगे 50 साल से पुरानी है, तो उसको क्या कह रहा है, शाल नॉर्मली नॉट बी वेल्डेड, उनको वेल्डिंग करना ही नहीं है। लेकिन स्पेशल अप्रूवल ऑफ सिटी में हाउएवर बी ऑप्टेड इन स्पेशल केसेस, अगर कोई स्पेशल केसेस में अगर परमिट करना है तो सिटी इसके लिए परमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब सिटी सर के लिए क्या कहा गया है, सिटी शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट सेकेंड हैंड रेल्स हैव substantial rail life to make it a safe and economical proposal। चलो रेल को सेक्शन ऑब्सोलीट है, चलो आपकी रेलें बहुत पुरानी है, लेकिन आगे भी वो चल सकती है, कंडीशन उसकी है, कोई मतलब ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने के पीछे जस्टिफाइबल रीजन है कि लाइफ आगे ज्यादा है, सेफ है पैसेंजर्स के लिए, इकोनॉमिकल है, तब ये किया जा सकता है। यहाँ पर वो कहा गया, नहीं तो आमतौर पे ऑब्सोलीट रेल सेक्शन और 50 ईयर से पुरानी रेलों को तो क्या करना है, डिस्कार्ड ही करना है, वेल्ड नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे रेलों की जो है फिजिकल कंडीशन की बात है, तो रेल शाल बी फ्री फ्रॉम करोजन, एक्सेसिव वियर से फ्री होनी चाहिए। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हाइट ऑफ रेल एंड विड्थ ऑफ रेल हेड। ठीक है, हाइट ऑफ रेल एंड विड्थ ऑफ रेल हेड फॉलोइंग से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि नॉर्मली जहां पर हाइट 172 mm नई रेल की होती है, तो 60 kg वाली में अप टू 163 mm तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा हेड जो है, हाइट जो है कम नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल वियर इससे ज्यादा नहीं हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से 52 kg की रेल है, आमतौर पर हाइट 156 होती है, तो अप टू 150 mm। कल मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो है 9 mm का फर्क था और इसके अंदर 6 mm का। और जब हेड विड्थ की बात हम लोग करते हैं, हम बात हेड विड्थ की करते हैं, तो 60 kg में 74.3 होता है या तो 70 होता है, 72 होता है, 74.3 होता है 60 kg यूआईसी में, और 60 इवन आजकल चल रही है उसमें 72 mm होता है, तो उसमें 6 mm का फर्क। ठीक है, और इसी 52 kg में भी 67 होता है और 61, तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे दिया था कि ये 6 mm तक का लैटरल जो बियर इसके अंदर है, ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पर 60 kg में 9 mm वर्टिकल में और 52 kg में 6 mm तक का परमिटेड है। अगर ये इससे ज्यादा अगर कहीं पर हेड विड्थ लॉस हो जाता है या फिर आपका हाइट जो है कम हो जाती, तो दैट कैन नॉट बी वेल्डेड, उसको वेल्ड नहीं करना है। ठीक है, इसको साथ में क्या कहा था, यूनिफॉर्म गेज वगैरह मेंटेन करके रखना है, कोई एब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी रेलें हमारी होगी, दे शैल बी रेल शैल बी टेस्टेड बिफोर वेल्डिंग। ठीक है, द रेल शैल बी टेस्टेड बिफोर वेल्डिंग विद अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर। क्या करना, रेल शैल बी टेस्टेड बिफोर वेल्डिंग विद यूएसएफडी अपार्ट फ्रॉम विजुअल इंस्पेक्शन, यानी कि विजुअल इंस्पेक्शन के अलावा यूएसएफडी टेस्टेड होनी चाहिए रेल, सो दैट रेल्स हैविंग क्रैक्स एंड इंटरनल फ्लॉ आर नॉट वेल्डेड। ठीक है, अब विजुअल इंस्पेक्शन में क्या है, इन ऑर्डर टू अचीव सेटिस्फैक्टरी रनिंग ऑन वेल्डेड रेल पैनल, रेल्स विद एक्सेसिव स्कैबिंग, जिसके अंदर बहुत ज्यादा चट्टे पड़ गए हैं, व्हील बर्न बहुत ज्यादा हो गया है, कोरुगेशन ज्यादा हो गया है, और वियर रेल सीट पे ज्यादा हो गया, यानी कि लाइनर बाइटिंग वगैरह, ये सारी चीजें हो गई है, वो सारी रेलों को क्या करना है, नहीं वेल्ड करना है, नॉट टू बी वेल्डेड। रेल फ्लैंज बॉटम, जो कि आमतौर पे नीचे का हिस्सा देखने को नहीं मिलता, उसकी बात कर रहा है, आप सब तो हेड पे था ये। रेल फ्लैंज बॉटम इज टू बी विजुअली इंस्पेक्टेड टू एंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स लाइक डेंट, नॉच, करोजन, यानी जो रेल फुट का अंडर साइड है उसको नीचे जो है उसे हमको क्या करना है, वी हैव टू चेक इट कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। ठीक है, इवन वेयर क्रैक्स और फ्लॉज आर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग विजुअल इंस्पेक्शन और यूएसएफडी बिफोर वेल्डिंग। अब देखिए, तीन चीजें हो गई। पहली बात वो कहता है कि रेले जो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे
उसको एक एक तो वो कहता है विजुअल इंस्पेक्शन करो। क्या कहता है? विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में बात करता है ना। पहले तो वो बोलता है कि विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे हम लोग। ओके। और बाद में क्या कहता है? विजुअल इंस्पेक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद में कहता है कि भाई आप यूएसएफडी टेस्टिंग करो। ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट में क्या कहता है कि जो कोई भी होल्स वगैरह है, ठीक है ना, वो सबको एलिमिनेट करने के लिए एंड्स को क्रॉपिंग करना। ठीक है। ये यहाँ पर तीन चीजें कही जा रही है। ठीक है। तो इवन वेयर क्या कह रहा है देखिए, इवन वेयर क्रैक्स और फ्लॉज, ना क्रैक फ्लॉ दिख रहे हैं ड्यूरिंग यूएसएफडी या विजुअल इंस्पेक्शन, the ends of second hand rail should be suitably cropped so as to eliminate fishbowl holes। यानी जो भी रेल में होल होगा उसको निकाल देना है। ये मैंने बताया ना यूएसएफडी टेस्टिंग में दिक्कत होती है इसके लिए। रेलों की कटिंग कैसे की जाए, वेल्डिंग करना है जिनकी, shall be cut by sawing और using abrasive disc cutter, not by flame cutting। फ्लेम कटिंग नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, second hand rail shall be match marked before releasing from track to enable matching of the rail ends at the time of welding। जो भी सेकेंड हैंड रेल्स हम लोग को यूज करना है उसको क्या करना है, मैच मार्क करना है। यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आनी चाहिए नई रेल और पुरानी रेलों के बीच में। यानी वेल्डिंग करने के बाद झटके वहां नहीं आने चाहिए, उसकी मैच मार्किंग करना है। और उसके अंदर कोई अगर किंक वगैरह है रेल के अंदर तो उसको वेल्डिंग के पहले पहले हम लोग विद द हेल्प ऑफ जिम क्रो क्या करेंगे, किंक वगैरह को निकाल दिया जाएगा। रेलों की रोलिंग मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चेक करी जाए। रोलिंग मार्क्स ऑन द वेब ऑफ रेल शैल बी चेक बिफोर वेल्डिंग टू एंश्योर दैट जनरली रेल्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ रेल आर नॉट वेल्डेड टुगेदर। जैसे कि मान के चलो 72 यूटीएस 90 यूटीएस ऐसा दो अलग अलग सेक्शन की रेलों को वेल्डिंग ना किया जाए, ये साधारण भाषा में बोला जाता है। इसके लिए क्या किया जाए, हम लोग रेलों का रोलिंग मार्क देख लिया करें। लेकिन फिर आगे कहता है हावेवर इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, जहां अवॉइड नहीं कर सकते तो वहां पर वेयर रेल्स ऑफ 72 यूटीएस रेल केमिस्ट्री एंड दैट ऑफ 90 UTS chemistry are to be welded, the portion of grade 90 UTS shall be utilized for welding। शॉर्टकट में यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, आमतौर पे तो दो अलग अलग ग्रेड की रेलों को वेल्ड करना नहीं है, मना किया है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि भाई आपको करना जरूरी है, उस परिस्थिति में क्या करेंगे, फिर आप हायर ग्रेड वाली जो होगी, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दिया है, एक 72 यूटीएस है और दूसरी वाली 90 यूटीएस है। तो 72 यूटीएस और 90 यूटीएस में फिर हम क्या करेंगे, 90 यूटीएस का पोर्शन यूज करेंगे। 90 यूटीएस का जो पोर्शन होगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब इसके बाद में वापस से एक अभी टॉलरेंस की बात आ रही है, स्ट्रेटनेस की। द रेल एंड्स टू बी वेल्डेड, द रेल एंड्स टू बी वेल्डेड shall be checked and aligned। रेल ends to be welded shall be checked, रेल एंड को चेक करें, एंड अलाइन बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स टू द डायमेंशनल लिमिट्स गिवन इन फिगर 3.2 एनेक्सर 3/1। ये कल यही थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन जैसा हो गया था, कुछ कंफ्यूजन नहीं है उसे हम लोग भी दूर कर देते हैं। इसके पहले जो हमने देखा था फिगर 3.1 था एनेक्सर 3.1 में, और ये 3.2 है। तो देखो ये 3/1 कौन सा था, इसको थोड़ा मैं स्क्रीन छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाए आराम से। ये फिगर क्या है, 3.1A 3.1B 3.1C। यहाँ भी वेल्डिंग नहीं, खाली रेलों का क्या चेक किया जा रहा है, वर्टिकलिटी वगैरह चेक किया जा रहा है। ठीक है। तो ये वर्टिकल जो है प्लेन में लगा के देख लिया पट्टी, और ये साइड वेज में लगा के देख लिया, एक बार गेज फेज में एक बार नॉन गेज फेज में। ठीक है, ये हो गया। अब अगले पेज पे जाते हैं। ये जो अगला पेज है इसके अंदर भी वैसा ही है, फर्क इतना है कि इसमें वर्टिकल अलाइनमेंट वाला डायग्राम नीचे है। ठीक है। वहां रेलों की स्ट्रेटनेस चेक की जा रही थी, यहाँ कोई रेल का जॉइंट वेल्डिंग का गैप नहीं था। देखो यहाँ कोई गैप दिख रहा आपको, नहीं, सिर्फ रेलों को जगह जगह पट्टी लगा के 1 मीटर की लगा के हमको चेक करना था। ठीक है, आ रही बात समझ में। और यहाँ पर आप देखिए तो गैप है, देखिए ये देख रहे हो जो गैप होता है ना हमारा वेल्डिंग के लिए, ये देखो इधर गैप, यहाँ पर गैप, तो ये वाला। तो इसके अंदर हमारा जो है 1 मीटर की पट्टी इसमें भी हम लगाएंगे। तो वर्टिकल की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, जो है टॉलरेंस फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग, उसमें 1 मीटर लंबी पट्टी लगाई जाएगी हेड के ऊपर। देखिए इस तरीके से हेड के ऊपर पट्टी लगाई गई,
इस तरीके से लगाना कि इसके अंदर जो है आधा मीटर लेफ्ट में आधा राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पट्टी होती है 1 मीटर स्ट्रेट एज, इसके अंदर जरा सा एक खांचा कटा होता है, समथिंग लाइक दिस। जो सेंटर होता है कि नहीं? तो ये जो है यहाँ से मान के चलो ये आधा मान के चलो यहाँ पर 1/2 मीटर हो जाता है और दूसरी तरफ 1/2 मीटर हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो वो इसी के लिए, ताकि हमको मालूम पड़े कि हम सेंटर में हैं। तो ये जो खांचा, ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप किधर पे आए? जो वेल्डिंग का जो गैप दिया गया है वहां पर आए। तो ये ऊपर रखना है, आधा मीटर लेफ्ट में आधा राइट में लगा के रखना। और यहाँ पर एंड में जहां वहां पर क्या लिखा हुआ था, वहां लिखा था +0.5 mm। रेल की स्ट्रेटनेस की बात है। अब दो जॉइंट है, तो क्या करते हैं हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं, जब हम लोग मैनुअल पढ़ेंगे 80 वेल्डिंग, तो उसमें पता चलेगा कि थोड़ा सा स्लीपर को उठाना पड़ता है ना, पैकिंग जरा उठा के हमको वेल्डिंग करना रहता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ अभी आपको देखने के लिए सहूलत हो जाए जरा। यहाँ पर एमएम रेल यानी मीडियम मैंगनीज रेल अगर है तो 3 से 4 mm तक का यहाँ पर टॉलरेंस यहाँ पर ये चल जाएगा। लेकिन अगर हमारी यूटीएस रेल है, हायर यूटीएस रेल, जैसे 90 यूटीएस रेल वगैरह हमारी है, एमएम रेल यानी 72 यूटीएस रेल, मीडियम मैंगनीज रेल यानी 72 यूटीएस रेल, और 90 यूटीएस या उससे हायर की जो रेल होगी वहां पे 2 से 2.4 ही यहाँ पर ये टॉलरेंस दिया गया है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? राजीव रंजन जी, क्लियर है आपको? कल थोड़ा कंफ्यूजन था ना। मणिकंदन, यू आर आल्सो आस्किंग अबाउट इट। सर थोड़ा कंफ्यूज। गॉट इट और नॉट? ये समझ में आया कि नहीं मणिकंदन? सर गॉट इट सर। ओके, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई वर्टिकल में। ओके, इसी तरीके से हम लोग अभी लैटरल में जाते हैं। लैटरल में वहां पर भी 0.5 mm का ही टॉलरेंस था, यहाँ पर भी 0.5 mm का। तो यहाँ कोई चेंज नहीं है। हियर देर इज नो चेंज। एक बार गेज फेज में लगाया, एक बार नॉन गेज फेज में लगाया, तो यहाँ पर भी जो है सेंटर पे 0.5 mm का टॉलरेंस है, 0.5 0.5। तो दिस रिमेन्स सेम, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग वापस से चले जाते हैं हमारे उसी पैरा के अंदर जहां पर हम थे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा होगा। अब बात आ रही है पोर्शन की। ठीक है, पोर्शन फॉर वेल्डिंग। Portion for welding. The portion used for welding shall conform to technical requirements as mentioned in, ये लंबा चौड़ा नाम लिखा, ये शॉर्टकट में क्या है, 80 80 वेल्डिंग का मैनुअल, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ रेल बाय एल्यूमिनियम थर्मिक। 80 वेल्डिंग का मैनुअल के हिसाब से पोर्शन की टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो। हम वो जब पढ़ेंगे मैनुअल को हम समझ जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? सर राजीव वो रंजन? सर वो 3.2 का जो लेटरल वाला जो है ना, हाँ तो हाँ, एक में सर 1 mm दिया है, दूसरे में 0.5 mm, ऐसा क्यों सर? कौन सा? 1 मिनट वापस से बोले, मैं एनेक्चर वो, पे जाऊं। वो, हाँ सर 3.2 फिगर जो दिया ना सर, थ्री 3.2, पॉइंट हाँ। हाँ, उसमें सर पहला फिगर में 1 mm सर दिया है मेजर में, लेटरल में टॉलरेंस के लिए। 1 मिनट। हाँ सर, और दूसरे में फिर 0.5 mm है। इसमें सर लेटरल में यही हमको समझ में कल नहीं आ रहा था। ये 1 मिनट, 1 मिनट मैं देखता हूँ। टॉलरेंस फॉर लैटरल मिसअलाइनमेंट एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग, पट्टी तो यहीं पर लगा है यहाँ पर भी, और इसके हम्म। अंदर 0.5। और वहाँ सर ऊपर में 1 mm है, वही मैं जानना चाह रहा था ऐसा क्यों। ये इसमें डायग्राम जरा ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये डायग्राम अच्छा में अच्छा। यहाँ पर दिखा रहा है हेड पे लगाया हुआ, लेकिन अच्छा तो स्पीकर में देख रहे हैं तो फुट में दिख रहा है ये। जी सर, हाँ सर, इसीलिए मैं पूछ रहा। ये ओके, लगता है तो गलत गलत है क्या ये चीज, ये जरा इसीलिए। मैं क्लियर कर लेता हूँ, मैं इरिसन ठीक में जरा बात कर लूंगा एक बार। ठीक ठीक है सर, ओके चलेगा, ठीक ठीक। मैं समझ ओके गया आपका बोलने का मतलब। ओके वहां ओके। पर लिखा कुछ है लेकिन डायग्राम में कुछ और हाँ दिख रहा है। ठीक ठीक, हाँ समझ गया मैं। इसको ओके क्लियर कर लेंगे अपन। ओके, ओके ये आपका डाउट अच्छा है, अच्छा बारीकी से देखा आपने। ओके सर। ओके, चलो पोर्शन फॉर वेल्डिंग। पोर्शन के बारे में क्या कह रहे हैं?
पोर्शन के बारे में कहता है कि सुटेबिलिटी ऑफ पोर्शन फॉर वेल्डिंग इन रिस्पेक्ट टू suitability of the portion for welding process in respect of the type and section to be welded shall be ensured before commencing welding। यानी कि ये ऐसा ना हो कि भाई हम लोग वेल्डिंग करने के लिए चले गए और हमारे पास कौन सा जो है पोर्शन हम लेकर चले गए, क्या हो गया हमको पता नहीं चला। ठीक है, यानी ये पहले इंश्योर कर लेना कि हम कौन सी रेलों को वेल्ड कर रहे हैं, कौन से ग्रेड की रेल है, तो उसका पोर्शन हमारे पास है कि नहीं है, इसको वेल इन एडवांस इंश्योर कर लेना है। सबमिट वेल्डिंग पोर्शन एंड कंज्यूमेबल्स, यानी उसमें और भी जो कुछ भी चीजें लगती है, यूज फॉर वेल्डिंग शाल बी RDSO approved sources only, shall be from RDSO approved sources only। Separate portion and mold shall be used for combination, जहां पर भी कॉम्बिनेशन जंक्शन आ जाता है, यानी दो अलग अलग सेक्शन की रेलें आ जाती है, वहां पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से पोर्शन है। Separate portion and mold shall be used for execution of combination weld for 60 kg 52 kg rails from RDSO approved vendors only। Welding parameters, हाँ, welding parameters like preheating time, preheating pressure, mold wetting time as approved by the RDSO for the particular source and particular welding technique shall be ensured while executing the AT weld at site। यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, दो चीजें बोल दिया। तो एक तो ये बात हो गई कॉम्बिनेशन की, चलो उसके लिए तो बात खत्म हो गई। क्या कह रहा है कि उसका जो RDSO अप्रूव्ड वेंडर से जो सप्लाई किया जाएगा पोर्शन, वो यूज कर रहे हैं हम लोग। मोल्डर पोर्शन उसका अलग से आता है, वो हो गया। दूसरा होता है वेल्डिंग पैरामीटर के बारे में। वेल्डिंग पैरामीटर के अंदर क्या आता है, प्रीहीटिंग टाइम, प्रीहीटिंग प्रेशर, मोल्ड वेटिंग टाइम एटसेट्रा। तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो भी सोर्स होगा एज अप्रूव्ड बाय द RDSO फॉर द पर्टिकुलर सोर्स एंड पर्टिकुलर वेल्डिंग टेक्निक शैल बी एंश्योर्ड। यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर होगा जो गाइडलाइन देगा उसको हमको फॉलो करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ITC के कुछ गाइडलाइंस हैं, तो जरूरी नहीं है कि भाई अगला जो है ITC के अलावा फॉर एग्जांपल हर्षद है या कोई और है, उसका अगर अपने पास मटेरियल है तो उसको भी वही हम लोग चलेंगे, नहीं भाई इतना ही टाइम रहता है मैनुअल नहीं। वो क्या कह रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो गाइडलाइंस दिया है उसको हमको एग्जीक्यूट करने के टाइम पे हमको उसको फॉलो करना है। आती है बात शेल्फ लाइफ ऑफ पोर्शन की। पोर्शन की शेल्फ लाइफ तो सिंपल, पहली लाइन कहता है मैनुअल, नो स्पेसिफिक शेल्फ लाइफ हैज बीन इंडिकेटेड फॉर एटी वेल्डिंग पोर्शन। कोई भी स्पेसिफिक लाइफ नहीं है पोर्शन की। लेकिन आगे क्या कहता है, द लाइफ ऑफ पोर्शन वुड डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ पैकिंग एंड स्टोरेज कंडीशन। ऐसे कोई लाइफ नहीं दी है, लेकिन जो लाइफ डिपेंड करेगी कैसी पैकिंग की गई है और कैसा उसका स्टोरेज कंडीशन है। एटी वेल्डिंग पोर्शन इज सेंसिटिव टू मॉइस्चर। एटी वेल्डिंग पोर्शन मॉइस्चर से सेंसिटिव है। वंस द पोर्शन एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर सेम कैन नॉट बी रिमूव। एक बार मॉइस्चर लग गया उसको निकाला नहीं जा सकता, इवन बाय ड्राइंग, चाहे आप उसको सुखा दें तो भी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि एज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द इंग्रेडिएंट्स, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और अगर ऐसा कुछ हो गया, मॉइस्चर लग गया किसी पोर्शन को, तो सच पोर्शन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग। फिर क्या करना, मॉइस्चर लग गया तो उसको यूज नहीं करना, डिस्कार्ड कर देना। इसी तरह से हमारे यहाँ जहां पर हम लोग स्टोर करते हैं पोर्शन वगैरह को, तो क्या कहते हैं, पोर्शन शुड बी यूज्ड इन रोटेशन, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया होगा पहले इस्तेमाल करो, फिर जो है यानी कि पुराना स्टॉक जो आएगा उसको पहले खत्म करो, फिर नया स्टॉक इस्तेमाल करो। ये नहीं कि भाई एक कोने से स्टैकिंग कर दिया, अब आगे आगे से उठाते चले जाए और पीछे का पोर्शन पड़ा ही रह गया। दिस शुड नॉट बी द केस। ठीक है, वो यहाँ पर वो कहना चाह रहे। ठीक है, अब एक तो बोल दिया कि भाई कोई लाइफ फिक्स नहीं, लेकिन एक हमारे लिए कुछ गाइडलाइन, नॉट विथस्टैंडिंग अफोर्सेड इन वन अबाउट द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड फॉर परमिटिंग यूज ऑफ पोर्शन बियॉन्ड 2 years आफ्टर द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन एक हमको गाइडलाइन दे दिया है चेक करने के लिए। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि जहां पर भी ऐसा होगा तो पुराना स्टॉक होगा, तो जो 2 साल से पुराने हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट से, उसके जो है सैंपल की टेस्टिंग की जाए, उनके सैंपल की क्या की जाए, टेस्टिंग की जाए। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, वन सैंपल पर सप्लाइड बैच शैल बी टेकन। वन सैंपल, वन सैंपल पर सप्लाइड बैच शैल बी टेकन। जो भी बैच होगी उसमें से एक सैंपल निकाला जाएगा। द सैंपल शैल बी टेस्टेड फॉर रिएक्शन टेस्ट। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल एक बैच में से ले लिया,
और उस सैंपल की क्या 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 किया जाएगा, सैंपल का शैल बी टेस्टेड फॉर रिएक्शन टेस्ट किया जाएगा। अब अगर रिएक्शन टेस्ट इज नॉर्मल, इफ द रिएक्शन टेस्ट इज नॉर्मल, तो क्या करेंगे, द बैच रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल कैन बी यूज्ड विदाउट फर्दर टेस्ट। अगर रिएक्शन टेस्ट नॉर्मल आ गया तो कैन बी यूज्ड विदाउट फर्दर टेस्ट, बगैर किसी और टेस्ट के बैच को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है। अगर रिएक्शन टेस्ट पास हो गया, नॉर्मल है, तो उसको जो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे पूरे लॉट को। लेकिन अगर रिएक्शन टेस्ट पास नहीं होता, यानी कि इफ द रिएक्शन टेस्ट इज फाउंड टू बी क्वाइट और बॉइलिंग, कल हमने देखा था क्वाइट और बॉइलिंग दोनों, फिर क्या करेंगे, अ टेस्ट जॉइंट शुड बी मेड फ्रॉम वन मोर सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम द बैच। जिस सैंपल देखो जिसकी टेस्टिंग हो गई वो तो खत्म हो गया ना, फिर एक और उसी लॉट में से, उसी बैच में से एक और जो है सैंपल लिया जाएगा, उससे एक टेस्ट जॉइंट बनाया जाएगा। टेस्ट जॉइंट का मतलब ये है कि भाई रनिंग लाइन में नहीं, दो रेले ली जाएगी और उसकी वेल्डिंग की जाएगी कहीं पे साइड में, ठीक है। फिर बाद में वो टेस्ट जॉइंट जो होगा हमारा, उसको क्या करेंगे, द फॉलोइंग टेस्ट जॉइंट शुड बी कंडक्टेड ऑन द टेस्ट जॉइंट्स। फॉलोइंग टेस्ट शुड बी क्या, वेल्ड मेटल केमिस्ट्री, एक वेल्ड मेटल केमिस्ट्री टेस्ट करना है, और दूसरा है लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट, यानी दो टेस्ट करना है। पहला टेस्ट वेल्ड मेटल केमिस्ट्री, ठीक है, और दूसरा लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट, दो टेस्ट करना है। अब ये टेस्ट होगी किधर, दीज टेस्ट शुड बी कंडक्टेड एट जोनल केमिकल मेट्रोलॉजिकल टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और अगर कहीं पे है जोनल, जैसे रेलवे, जो भी सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, उनकी केमिकल मेट्रोलॉजिकल टेस्टिंग फैसिलिटी कहीं पे होगी तो वहां किया जाएगा, या फिर फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट, वहां पर भी ये प्रोविजन होता है, वहां पर किया जाएगा। अगर ये अभी मैनुअल के हिसाब से वैल्यू जो मिलेगी इसके अंदर वेल्ड मेटल केमिस्ट्री और लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट की, अगर विद इन द स्पेसिफाइड वैल्यूज है, विद इन द स्पेसिफाइड वैल्यूज है, तो क्या करेंगे, द बैच रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल कैन बी, फिर उसको यूज कर सकते हैं। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है दोनों टेस्ट, वेल्ड मेटल और लोड डिफ्लेक्शन, तो बैच शुड बी रिजेक्टेड, ठीक है। अब रिजेक्शन के लिए तरीका क्या है, the rejected portions are to be disposed of by igniting 5 portion at a pit। पहली बात तो डिस्पोजल का मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी फेंक देंगे हम लोग, कहीं पे क्या बोलते हैं, अ, अ, पुराना कोई लॉट भंगार वगैरह का होता है उसके अंदर डाल दिया हमने, या फिर कचरे का डब्बा है उसके अंदर डाल दिया, नहीं, बिकॉज इट इज एक्सप्लोजिव, एक तरीके का एक्सप्लोजिव है। इसके लिए डिस्पोजल का तरीका बताया गया है। क्या डिस्पोज करने का तरीका ये है कि एक बड़ा सा पिट खोदा जाए, हाँ, एक पिट यानी गड्ढा खोदा जाए, और उसके अंदर 5 पोर्शन डाल के आग लगा दी जाए। लेकिन ये जब जलाने का काम होगा कहाँ करेंगे, अवे फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से दूर किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ बॉइलिंग वगैरह की भी है ना, तो स्पिल होके जो है बाकी की हमारी चीजें डैमेज ना हो, ठीक है। ये हो गया हमारा सब कल का चल रहा है रिवीजन, ना आधा घंटा हो गया हमारा रिवीजन करते करते, अभी तक हम पहुंचे नहीं। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ portions. The manufacturer of portion shall provide guidelines containing best safety practices with every package for guidance of the user, covering various aspects in safe handling, storage, transportation and disposal of thermite materials। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो है मैन्युफैक्चरर का काम क्या है, उसको जो है हर पैकेट के साथ, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते तो उसके अंदर लिखा रहता है ना गाइडलाइंस, इसको कैसे यूज करते, इसके अंदर भी सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल, ये सब की चीजें के बारे में जानकारी हर पैकेट पे लिखी जाए। ट्यूब्स ऑफ इग्नाइटर्स, जिसे हम लोग फुलझड़ी बोलते हैं फील्ड की भाषा में, शुड बी स्टोर्ड इन अ लॉक्ड स्टील कबर्ड और अदर सिक्योर स्टील कंटेनर, यानी कि जो है इग्नाइटर जो होगा वो जो है लॉक स्टील कवर्ड या कंटेनर के अंदर रखा जाए, क्योंकि ये इग्नाइटर से ही आपका पोर्शन जलाया जा सकता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है जलाने का। इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि ये इग्नाइटर से दूर रखा जाए, ठीक है। ऑन नो अकाउंट, किसी भी परिस्थिति में मस्ट दीज बी स्टोर्ड इन द सेम बिल्डिंग एज द पोर्शन, यानी कि किसी भी परिस्थिति में इनको साथ में नहीं रखेंगे कि एक ही बिल्डिंग के अंदर है और कबाड़ में नहीं,
उसको अलग ही जगह रखना है, जिसका जहां पे पोर्शन का दूर दूर तक लेना देना ना हो, क्योंकि अगर ये कांटेक्ट में आ गया और हादसा कभी हो गया तो फिर वो डैमेज बड़ा हो सकता है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन की बात आ रही है, एटी वेल्डिंग पोर्शन शुड नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इन पैसेंजर कोचेस, पैसेंजर कोचेस में इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। The package containing igniter should be kept in tin cases or steel container, जिसके अंदर हमारा जो इग्नाइटर होगा वो किसके अंदर होगा, पैकेट स्टील कंटेनर में हो। ठीक है, आगे जो डिटेल गाइडलाइन स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन का मैनुअल में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इक्विपमेंट स्टाफ एंड ट्रैफिक ब्लॉक फॉर वेल्डिंग। ठीक है, तो पहली बात तो इक्विपमेंट क्या क्या लगता है वेल्डिंग के अंदर, ये एनेक्सर 3/2 हमने कल देखा था। जस्ट एक ग्लिम्स फिर से दिखा देता हूँ, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है, वो एक सिर्फ लिस्ट है। इसके अंदर मैंने बताया था प्री हीटिंग के लिए 3 टेक्निक है, A1, फिर बाद में दूसरा था A2 और तीसरा था हमारा A3। इन तीनों में से कोई एक ही टेक्निक यूज होगी, है कि नहीं। एयर पेट्रोल प्री हीटिंग होगा या कंप्रेस्ड एयर पेट्रोलिंग होगा या ऑक्सी एलपीजी होगा, तीनों में से कोई एक टेक्निक होगी, तो उसके साथ सामान वगैरह है। इसके अंदर दिया क्या है मैनुअल के अंदर, वो गाइडलाइन क्या है भाई, क्वांटिटी, रिपेयर वेल्डिंग में कितना कितना सामान आपके पास है, और अगर आपके पास मास वेल्डिंग में लगातार, जैसे मैं बोला ना, फिश प्रीडेटर ट्रैक को एसडब्ल्यूआर बना रही है, एसडब्ल्यूआर को एलडब्ल्यूआर बना, बहुत सारी वेल्डिंग होगी तो उसको मास वेल्डिंग बोलते हैं, उसके लिए कितना लगेगा। और यहाँ पर गाइडलाइन दिया कि ये जो चीजें सप्लाई की गई है, ये जो चीजें सप्लाई की गई है कितने जॉइंट की वेल्डिंग तक के लिए, ये इसकी लाइफ हमको एक अंदाजा दे दिया गया है। और ये जो लाइफ है ये सिर्फ और सिर्फ हमको मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए, ताकि मुझे पता चले, मान के चलो कि जैसे नोजल की बात किया फॉर एग्जांपल, कितना 500 लिखा है, तो करीब 400 450 के आसपास चलेगा, तब से हम लोग प्रोक्योर करना चालू करेंगे, ताकि जब 500 होने तक हम लोग जो है दूसरा ला सके। तो ये हमारे एक प्लानिंग के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से अदर इक्विपमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर ये 2 पेज के अंदर दी गई है। ठीक है, ये कल मैंने आप लोगों को दिखाया था। क्रूसिबल लाइनिंग के लिए मैग्नेसाइट पाउडर, सोडियम सिलिकेट शुड ऑलवेज बी अवेलेबल। फिर ये सारी चीजें कल मैंने डिस्कस कर दिया था। टूल्स एंड इक्विपमेंट, प्री हीटिंग टाइम, ये सब फर्स्ट ट्रेन कब पास करेंगे, ये सब एज पर मैनुअल हमको करना है, यहाँ पर उन्होंने ऐसे दिया है। तो ये एनेक्स्चर 3/2 है। ठीक है, 3/2। फिर एनेक्स्चर 3, द कंपोजिशन ऑफ थर्मिट वेल्डिंग टीम इज गिवन इन एनेक्स्चर 3/3। वेल्डिंग जो करेंगे उसके टीम में क्या क्या होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कैसे, ये कल जरा सा रह गया था, देख लें। द कंपोजिशन ऑफ थर्मिट वेल्डिंग टीम क्या है, वेल्डर ग्रेड 1 ग्रेड 2 एक आदमी हो, ग्रेड 3 यानी स्किल्ड आर्टिसन 2 आदमी हो, हेल्पर खलासी 5 आदमी हो, और ट्रैकमैन एज पर वर्कलोड। ठीक है, यानी कि ये जो है ये तो नॉमिनेटेड लोग हो गए 1 2 एंड 5। एक जो उसका सुपरवाइजर होता है वो, फिर उसके नीचे स्किल्ड काम करने वाले जो देखो सुपरवाइजर का तो ओवरऑल लुक करना है, फिर वो जो ग्रेड 3 यानी स्किल्ड आर्टिसन है वो मोल्ड वगैरह लगाना है सारे काम, फिर सामान ये जो है लाना ले जाना, ट्रैकमैन तो वो जिस तरीके से किधर से हॉलिंग करना है कहाँ से सेक्शन में उसकी हेल्प मिले। ठीक है, क्या कह रहा है, द कंपोजिशन ऑफ वेल्डिंग टीम हैज बीन फ्रेम टेकिंग इनटू अकाउंट दैट, ये जो कंपोजिशन लिया गया है ये क्या हिसाब से लिया गया है, trimming and grinding operation would be done by weld trimmer and rail profile grinder। आजकल हमारे पास है ना ट्रिमर और ग्राइंडर है ना, तो वो है, ये अज्यूम करके ये कंपोजिशन लिया गया है। अब जैसे पहले छैनी हथौड़ी से हम लोग जो है ट्रिमिंग करते थे, और फिर ग्राइंडिंग भी फाइल से नॉर्मली मैं कहता हूँ ज्यादा आदमी लगते थे, लेकिन ये जो कंपोजिशन लिया गया है वो क्या कहा जा रहा है, ये अज्यूम करके किया जा रहा है कि भाई ट्रिमिंग का काम वेल्ड ट्रिमर से होगा और ग्राइंडिंग का काम रेल प्रोफाइल ग्राइंडर से होगा, ये यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलो फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अ मिनिमम ट्रैफिक ब्लॉक ऑफ 70 to 75 मिनट ड्यूरेशन, एक वेल्डिंग की बात हो रही है, 70 से 75 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्री हीटिंग टेक्निक, क्योंकि 3 टेक्निक है उसके हिसाब से समय थोड़ा ज्यादा कम लग सकता है, 70 से 75 का है। शुड बी ऑब्टेन फॉर कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ वेल्डिंग एंड टू एंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ एटी वेल्ड, एक अच्छी वेल्डिंग करना है
और सारे के ऑपरेशन ऑफ वेल्डिंग को फॉलो करना है तो उसको 70 से 75 मिनट एक वेल्डिंग को समय दिया जाए। ठीक है, ट्रैफिक ब्लॉक। आगे क्या कहता है, द ट्रैफिक कैन बी अलाउड ओनली आफ्टर 30 मिनट्स हैव इलैप्स्ड आफ्टर वेल्डिंग। ट्रैफिक कब पास किया जाए, जब तक आधा घंटा ना हो जाए वेल्डिंग करने के बाद में। ठीक है, सुटेबल स्पीड रेस्ट्रिक्शंस shall be imposed suitable speed restriction shall be imposed until the grinding operation is completed। ग्राइंडिंग ऑपरेशन जब तक होता नहीं है तब तक सुटेबल स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पैरा 307। ठीक है, ये आज अभी तक जो था ना पैरा 306 तक हमने कल पढ़ा था, यानी करीब 45 मिनट जो है हमारा लग गया रिवीजन करने के लिए। तो अब जो है इसके आगे है जो है अब हम लोग जो है क्या करेंगे, आज का टॉपिक हमारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जरा इसको रीड कर लो। देखिए क्या कह रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ वेल्डिंग एंड अदर प्रिकॉशंस। Aluminothermic welding of rails may be carried out in accordance with the detailed procedure laid down in manual. Shortcut. A thermit welding done in situ यानी ऑन साइट जो वेल्डिंग करते हैं shall be joggle fish plated with 2 clamps and supported on wooden blocks of length 300 to 450 mm until tested as good by USFD। यानी कि वेल्डिंग हमने की, हाँ, वेल्डिंग करने के बाद में क्या करना, हम उसको जॉगल फिश प्लेट बांध देना विद 2 क्लैम्प्स। कोई होल नहीं करना है, रेलों के अंदर होल करने से रेल जो है हमारी कमजोर होती है, लेकिन क्योंकि वेल्डिंग सही हुई है कि नहीं है इसका गारंटी नहीं है, इसलिए क्या कह रहा है, 2 क्लैंप लगा के, जॉगल फिश प्लेट हम जानते हैं ना, जॉगल फिश प्लेट लगाएंगे उसमें 2 क्लैंप लगा दिए जाएंगे। और दूसरा क्या करेंगे, नीचे जो हिस्सा, क्योंकि हमारा जो 2 स्लीपर के बीच में जो गाला होता है वेल्डिंग हम लोग करते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, वुडन ब्लॉक यानी लकड़े का ठोकला जो फील्ड में बोलते हैं 1 से 1.5 फुट तक का, वो उसको नीचे रख दिया जाएगा। और ये कब तक लगा रहेगा, जब तक यूएसएफडी वाला आके चेक करे और ये ना कह दे कि भाई गुड वेल्ड यानी वेल्डिंग सही हुई है, उसने चेक किया, जांच किया एंड ही फाउंड दैट वेल्डिंग इज गुड वेल्ड है, तब तक के लिए ये लगा रहेगा। पट्टी लगाएंगे 2 क्लैंप लगा के और 1 से 1.5 फुट का जो है ठोकला रख देंगे जॉइंट के नीचे, और जब यूएसएफडी वाला आएगा गुड वेल्ड करेगा तब ये सबको वो लकड़े का ठोकला भी निकाल देना है, फिर आपको पट्टी भी निकाल देना है क्लैंप के साथ सब। ठीक है, आगे क्या कहता है, जॉगल फिश प्लेट विथ फार एंड बोल्ट शैल बी प्रोवाइडेड। अब देखिए कहां पर हमेशा लगे रहने देना है, जॉगल फिश प्लेट विथ फार एंड बोल्ट। देखिए ये था कि यहाँ पे 2 क्लैंप के साथ लगाना था, जॉगल फिश प्लेट विथ 2 क्लैंप्स लिखा था, यहाँ क्या कहता है, जॉगल फिश प्लेट विथ फार एंड बोल्ट्स। जॉगल फिश प्लेट में एंड में तो होल होता है ना, उसके अंदर दोनों बोल्टिंग करके रखना है। प्रोवाइडेड ऑन 80 वेल्स ऐसी वेल्डिंग विच हैव अंडरटेकिंग ट्रैफिक इक्वल टू और मोर देन 50% ऑफ जीएमटी ऑफ द रेल। रेल की जो भी लाइफ होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। मान के चलो मेरी कोई पुरानी बिल्डिंग, मान के चलो मेरी पुरानी बिल्डिंग है, मान के चलो मेरी सेक्शन है, मेरा 60 केजी का रेल का सेक्शन, 60 केजी का रेल का सेक्शन, हाँ 90 यूटीएस की रेल है समझो, 60 केजी से 90 यूटीएस। अब 90 यूटीएस की 60 केजी की रेल है, तो इसके लिए हमको मालूम है कि इसकी लाइफ कितनी होती है कि नहीं, हमें पता है कि इसकी लाइफ कितनी होती है, इसकी लाइफ होती है आमतौर पे 800 जीएमटी। तो इसमें 800 जीएमटी इसकी लाइफ है। ठीक है, अब इसके 800 में से मान के चलो फॉर एग्जांपल से 450 जीएमटी हो गए, 450 जीएमटी होगा। कुछ इसके अंदर खराबी नहीं दिख रही है मुझे, कुछ खराबी नहीं दिख रही, लेकिन मैनुअल के ये पॉइंट के हिसाब से क्या कह रहा है, 50% या उससे ज्यादा ट्रैफिक लेके चला जाएगा। हम क्या करेंगे, अब ये वेल्डिंग जो है ओके होगी, गुड वेल्ड होगी, भले
भले ये वेल्डिंग गुड भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, पट्टी बांध देना है। क्या करना है, हमें पट्टी बांध देना है। और इस बार पट्टी जो बांधी जाएगी, जैसे कि मान के चलिए मेरी 2 रेले हैं एंड से दिस इज माय वेल्ड। तो अब यहाँ जो पट्टी बांधी जाएगी, इसके अंदर फार एंड में बोल्टिंग करनी पड़ेगी। जॉगल पट्टी लगाए है और दोनों एंड में बोल्ट होल करना पड़ेगा रेल के अंदर लिटरली, और लगाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं अभी हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जॉगल फिश प्लेट्स विथ क्लैम्प्स or two far end bolts on goodwill shall be provided on banks having height 5 मीटर और more। ये वाला जो था अभी हमने डिस्कस किया, ये तो जीएमटी बेसिस पे था कि भाई रेल की जो भी लाइफ होगी, अगर उसमें 50% से ज्यादा हो गया तो आप पट्टी लगाएंगे और दोनों एंड में फार एंड में बोल्ट लगाना है। यहाँ पे उन्होंने बोल्ट और क्लैम्प का ऑप्शन नहीं दिया, जाहिरी तौर पर बोला है कि बोल्ट ही लगाना है। लेकिन ये नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट लोकेशन, क्रिटिकल लोकेशन इन ट्रैक है। ये क्या कह रहा है, जॉगल फिश प्लेट विथ क्लैम्प्स और 2 फार एंड बोल्ट्स, यानी या तो क्लैंप लगाया जाए या 2 फार एंड बोल्ट ऑन गुड 80 वेल्ड्स shall be provided on banks having height 5 मीटर और मोर। यानी कि जहां पर एम्बैंकमेंट 5 मीटर या उससे ज्यादा है, जहां पर एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट समझते हैं हम लोग ना, ये मेरा जो है नेचुरल ग्राउंड है और ये मेरा रेलवे का अलाइनमेंट है। अब इसकी हाइट 5 मीटर या 5 मीटर से ज्यादा है, ये जो हाइट है 5 मीटर या 5 मीटर से ज्यादा है, ऐसी जगह पे जो वेल्डिंग होगी, भले वो गुड वेल्ड ही क्यों ना होने दो, यहाँ की जितनी भी वेल्डिंग होगी सब पे क्या करना है हमको, पट्टियां बांध के या तो क्लैंप लगाए या फिर 2 बोल्ट एंड में लगा दें। ठीक है, अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है, जॉगल फिश प्लेट्स, जॉगल फिश प्लेट विथ जॉगल फिश प्लेट with clamps or 2 far end bolts, again same condition बोल रहा है, on good well shall be provided on bridges having length of waterway as 100 meter or more and on its approaches up to 100 meter length। यानी कि ऐसी कोई ब्रिज जिसका वाटरवे, वाटरवे हम लोग समझते हैं ना, वाटरवे, वाटरवे यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूं मैं, वैसे पता होगा लेकिन हो सकता है कि किसी को ना पता हो तो वो क्लियर हो जाए जरा। ये थोड़ा सा मैंने एक ब्रिज बनाने की कोशिश किया है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं कौन सी ब्रिज है, क्या है क्या नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हमको वाटरवे क्या है ये समझना है। तो जहां पर इस तरीके का समझो एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, कि समझो ये हमारा आजू बाजू का ट्रैक है, ये वाटरवे यानी कोई ब्रिज है। ठीक है, ये ट्रैक यहाँ से पास हो रहा है, तो वाटरवे इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाटरवे। तो ये वाटरवे कितना है, मोर देन, कितना कह रहा है, वाटरवे मोर देन 100 मीटर, 100 मीटर या उससे ज्यादा जहां पर वाटरवे होगा, तो वहां पर क्या करेंगे, ये वाटरवे प्लस इसके अलावा भी क्या कह रहा है, 100 मीटर यहाँ पर, 100 मीटर दूसरी जगह, दोनों तरफ अप्रोचेस अप टू 100 मीटर, 100 मीटर और ना इधर साइड, इतने हिस्से में जो भी वेल्डिंग होगी, इतने हिस्से में जो भी वेल्डिंग होगी, यानी कि ये जो ट्रैक होगा यहाँ का, ये पोर्शन पूरा वाटरवे 100 मीटर से ज्यादा है जहां पर, वो प्लस 100 इधर 100 इधर, इतने पोर्शन में जो भी हमारी वेल्डिंग होगी उसको भी, भले वो गुड 80 वेल्ड हो, जॉगल फिश प्लेट विथ क्लैम और 2 फार एंड बोल्ट हमको करना है। आई बात समझ में, ये समझ में आया सभी लोगों को? कोई सिग्नल तो दो यार, कुछ समझ में आया मुझे। राहुल Yes, sir. बोलिए, समझ में आ Yes, गया ना? sir. ओके जी ओके, sir. थैंक यू। ठीक है,
सर क्लैंप क्लब वाला कैसे, क्लैंप का कैसे करते हैं सर? क्या क्या? सर जॉगल फिश प्लेट का मतलब मैं तो सर सिविल का नहीं। सर जॉगल फिश प्लेट विथ क्लैंप सर कैसे करेंगे? अच्छा, हाँ हाँ। आप हाँ, एक मिनट में डायग्राम बना दूं क्या? हाँ जॉगल फिश जी। प्लेट आपने देखा होगा ना सर जी? नहीं नहीं, मैं लोग सब वर्क से साइड से हूँ इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात ओके नहीं, मैं समझ ओके गया आपका बोलने का मतलब। ओके सर। हाँ, एक मिनट। नॉर्मली फिश प्लेट ऐसी होती है ना, ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है, ठीक है नहीं? दो पट्टी, हम्म बीच में रेल की वेब होगी, समझिए ये रेल की वेब हो गई। ये रेल की वेब हो गई, और ये नॉर्मली पट्टियां इस तरीके से होती है। ओके। हम्म लेकिन अभी हम्म अगर मेरी यहाँ पे वेल्डिंग होगी, सपोज यहाँ पर मेरी एक वेल्डिंग है, तो ये वेल्डिंग का कॉलर तो ज्यादा बाहर निकल गया, पट्टी लगेगी क्या? ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ना, नहीं होगा ना ऐसा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर हमारी जो पट्टी होती है वो थोड़ी सी अलग आकार की होती है। इसमें ये पट्टी का शेप कुछ इस तरीके से इस तरीके से इसका पेट निकला होता है, हम्म समथिंग लाइक दिस। समझ गए? हम्म ताकि ये हम्म, वेल्ड के कॉलर को ऑब्स्ट्रक्ट ना, इसको जॉगल फिश प्लेट बोलते हैं। ठीक है? ओके। जहां पर भी एटी वेल्ड होता है वहां पर इस तरीके की पट्टियां लगाई जाती है। अब एक तो बोल रहा है फार एंड बोल्टिंग, यानी कि ये जो पट्टी होती है ना, इस पट्टी के अंदर यहाँ पे तो हमारी बोल्टिंग, समझो, यहाँ पर होल होता है, एंड्स में दोनों तरफ ना होल होता है, और बाकी में होल नहीं होता। बाकी में होल नहीं होता, होल की जगह पर क्या होता है, यहाँ पर खांचा बनाया जाता है, नॉचिंग होती है, हल्का हल्का ऐसा। अ, इस तरीके से खांचे होते हैं इसके अंदर, होल्स रहते हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ प्लान में थोड़ा बहुत। तो अब क्या होता है इसके अंदर जो क्लैंप जो होता है ना, मैं आप लोगों को डायग्राम भेज दूंगा, ग्रुप में देख लेना। वो उसके अंदर हमने क्लैंप लगाना रहता है, यानी कि वो क्लैंप जो होता है ना नीचे से लगता है, होल नहीं करना है। बोल्ट के लिए होल करना जरूरी है, क्लैंप जो है ना नीचे रेल के फुट के नीचे से हो जाता है, एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल एक रेल बना दूं तो समझ में आ जाए आपको। सर दोनों सिस्टम एक ही साथ यूज करना है कि अलग अलग? या दोनों में से एक करना है। अगर आपके रेल में अच्छा। होल नहीं है, रेल के अंदर होल नहीं है, तो आप क्लैंप यूज करेंगे। अगर हम्म होल है तो आप क्या करेंगे, बोल्टिंग कर देंगे। समझ गए? इस तरीके का हम्म होगा अरेंजमेंट को मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ ना अभी, ताकि या तो ये भी कर लेते हैं हम लोग। क्लैम्प जो होगा ना, ये मैं पट्टी तो नहीं बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ सिर्फ। क्लैम्प कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? क्लैम्प क्या करेगा, यहाँ जो हम्म पट्टी लगी हुई होगी, नीचे से आता है वो, और यहाँ पे जो पट्टी हमारी होगी ना, समझो यहाँ पर मेरी पट्टियां हैं, इस तरीके से उसको ये क्या करता है, होल्ड कर रखता है। ठीक है? तो या हम्म और बोल रहा ना, क्या बोलता है, विथ क्लैम्प्स, और देखिए, विथ क्लैम्प्स और टू फार एंड बोल्ट्स। फार एंड यानी दूर दूर वाले, पीछे वाले, ये वाले और ये वाले, ये फार एंड हो गया। ठीक है? ये हो गया। अब थर्ड फिफ्थ नंबर पॉइंट पे हम लोग चले जाते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, जॉगल फिश प्लेट विथ क्लैम्प और टू फार एंड बोल्ट्स ऑन गुड 80 वेल शैल बी प्रोवाइडेड ऑन कर्व्स ऑफ 3 डिग्री और शार्पर। यानी मेरा ट्रैक अगर गोलाई में है, मेरा ट्रैक अगर गोलाई में है, ट्रैक मेरा गोलाई में है, कर्वेचर बहुत ज्यादा है, यानी 3 डिग्री या 3 डिग्री से ज्यादा का कर्वेचर है, इफ द कर्वेचर इज 3 डिग्री और मोर देन 3 डिग्री। ठीक है? गोलाई है मेरे ट्रैक में 3 डिग्री या उससे ज्यादा की, तो उस परिस्थिति में सारी जो वेल्डिंग होगी उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसी जॉगलिंग की जाएगी। ठीक है? ये यहाँ पर बोलने का मतलब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर बोल्ट लगाने के लिए भी रेल में होल करना पड़ता है कि बोल्ट लगाने के बिना? लिए तो होल्ड करना पड़ेगा ना, बोल्ट लगाने के लिए ओके तो सर, करना। ओके सर। ठीक है? टॉलरेंस ऑन फिनिश्ड वेल्ड्स, टॉलरेंस ऑन फिनिश्ड वेल्ड्स। अब देखिए, दो टॉलरेंस हमारे हो चुके, दो टॉलरेंस हमारे रेलों के हो चुके। एक तो रेल की स्ट्रेटनेस वगैरह के बारे में था, दूसरा वेल्डिंग करने के समय का था। ठीक है? अब तीसरा टॉलरेंस अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। हेडिंग देखो, एग्जाम में ना जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़ना पड़ेगा कि कब की टॉलरेंस की बात हो रही है। टॉलरेंस ऑन फिनिश्ड वेल्ड, यानी वेल्डिंग हो चुकी, अब उसको चेक करना। ऑल द फिनिश्ड जॉइंट शैल बी चेक्ड
to ensure that the joint geometry is within the following tolerances. ठीक है, क्या करना, जो भी जॉइंट वेल्डिंग हो चुकी है उसको चेक करना है टॉलरेंस के अंदर है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। क्या है वो टॉलरेंस? वर्टिकल अलाइनमेंट में कह रहा है +1 -0.00 मेजर एट द एंड ऑफ 1 मीटर स्ट्रेट एज, यानी 1 मीटर की पट्टी लगा के, जैसे मैंने बताया था ना शुरुआत में, बिल्कुल ये सेम है। इसी तरह से लैटरल अलाइनमेंट वेरिएशन नॉट मोर देन ±0.5 mm मेजर एट द सेंटर ऑफ 1 मीटर। मैं यहाँ ये 1 मीटर क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 1 मीटर स्ट्रेट एज। अब अगला ले लेते हैं। अब अगला वाला फिनिशिंग ऑफ टॉप सरफेस, फिनिशिंग ऑफ टॉप सरफेस जहां वेल्डिंग की जाती है वहां पे +0.4 -0 मेजर एट द एंड ऑफ 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज। इसी तरीके से एक और है हेड फिनिशिंग ऑन साइड्स विथ ±0.3 mm ओवर गेज साइड ऑफ द रेल हेड मेजर एट द सेंटर ऑफ 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज। तो पहले यहाँ ये समझ लिया हम लोग, शुरू के दो टॉलरेंस का तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना। शुरू के जो दो थे उनका कंफ्यूजन शायद जहां तक मैं समझ रहा हूँ क्लियर हो गया, कल भी पढ़ा था, आज फिर से पढ़ा दिया मैंने आपको। पहले वाले में कोई जॉइंट नहीं था, खाली रेल का जो है चेक किया जा रहा था अलाइनमेंट। दूसरे वाला था जो हम लोग वेल्डिंग करने से पहले गैप दे रहे थे वेल्डिंग का, उस टाइम का टॉलरेंस था। ठीक, तीसरा अब जो है वेल्डिंग कर दिया हमने, अब वेल्डिंग हमने कर दिया है, अब उसके बाद का टॉलरेंस। अब इधर पे दो टॉलरेंस है, इसके अंदर दो टॉलरेंस है। एक है हमारा वर्टिकल लैटरल अलाइनमेंट का, जिसके लिए जो पट्टी हम पहले यूज कर रहे थे 1 मीटर स्ट्रेट एज, वही यूज करते थे। दूसरा जो हमने वेल्डिंग की गई है, जो वेल्डिंग की है हमने, उसका जो है रेल का टॉप फेस और गेज फेस। देखिए अभी वेल्डिंग हमने किया, सपोज मैंने वेल्डिंग कर दिया, ये वेल्डेड जॉइंट है, तो इसके अंदर ये ऊपर का हिस्सा जो होगा ना, रेल का टॉप, यहाँ पर कहीं ज्यादा उभरा तो नहीं है, खड्डा तो नहीं है। ये टॉप पोर्शन में खाली एक लाइन खींच देता हूं ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं। एक तो ये पोर्शन में चेक करने की बात है, ये वाला हो गया, येलो कलर मार्क कर दिया मैंने। और दूसरा गेज फेज में, तो इसके लिए ये ठीक है। तो पीला कलर जो है यानी टॉप फिनिशिंग ऑफ टॉप सरफेस, यानी वेल्डिंग करने के बाद में, वेल्डिंग करने के बाद में ऊपर का हिस्से में जो हम लोग जो फिनिशिंग जो देखना है, उसके लिए 10 सेंटीमीटर की पट्टी। ये कहाँ 1 मीटर है और कहाँ ये 10 सेंटीमीटर है कि नहीं? हमारी बात समझ में? वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, उसका 1/10 है। ये पट्टी से हमको चेक करना है, ये अपने को समझ में आ जाए पहली बात, ठीक है। अब आगे नीचे क्या ये दिखाऊंगा एनेक्स्चर, पहले खाली पढ़ लेते हैं पहले क्या कह रहा है। नोट, in specific cases, in specific cases for joint geometry in case of old rails, dispensation may be permitted by CTE। यानी वो पुरानी कोई बहुत रेलें होगी तो उसके लिए हो सकता है कि जो CTE को जो अथॉरिटी है कि इसके अंदर कोई वो रियायत दे दे टॉलरेंस वगैरह के अंदर, नहीं तो आमतौर पे ये हमको फॉलो करना है, ठीक है। अब क्या है वो, ये जरा हम लोग देख लेते हैं। एनेक्चर 3/1, एनेक्चर 3/1 थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमको देखने में सहूलियत हो जाए। AB और ये वाला आ गया, ठीक है। एनेक्चर 3/1, ये कौन सा है? टॉलरेंस ऑफ फिनिशिंग। देखो ये जो नीचे के है ना, ये वाले, ये आपका टेबल टॉप पीला वाला कलर हो गया, और ये जो है साइड वाला ब्लू कलर वाला हो गया, और ये जो ऊपर के दोनों है 1 मीटर वाले। तो 1 मीटर वाले में +1.0 जो शुरुआत में रेल में था वही है, और इधर पे 0.5। इसमें तो कोई दो ये नहीं है ना, डाउट नहीं होगा शायद, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, वेल्डिंग कर लिया हमने, यानी कि यहाँ पर अब वेल्डिंग हो चुकी है। मैं अगर मार्किंग कर दूं तो ये मेरा वेल्डिंग है, ठीक है। इसी तरीके से प्लान में देखेंगे तो ये हमारी वेल्डिंग है, ठीक है। ये इसका जो है टॉलरेंस 1 मीटर पट्टी से आधा मीटर इधर आधा मीटर उधर करके +1 -0.00, और लैटरल में ±0.5 mm है, ठीक है। ये हो गया हमारा।
फिर इसके बाद में अब जो है फिनिशिंग ऑन हेड साइड, ठीक है। अब द टॉलरेंस फॉर फिनिशिंग ऑन साइड्स ऑफ हेड, यानी जो गेज फेस जहां पर होगा, ये जो गेज फेस जहां से गाड़ी चलती है वहां पर हम लोगों को देखना है। नॉन गेज फेस पे मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गेज फेस पे क्योंकि गाड़ी जब जाती है तो हमें क्या चाहिए, हेड क्लियर चाहिए और गेज फेस क्लियर चाहिए। तो यहाँ पे गेज फेस की बात कर रही है, तो इसके लिए क्या दिया है देखो, 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm स्ट्रेट एज, 100 mm स्ट्रेट एज बोलो या 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज बोलो, ठीक है। तो उसके अंदर टॉलरेंस कितना दिया है वो आपने को देखना है। यहाँ पे कितना दिया है, पॉइंट प्लस माइनस 0.3 बोला था ना, +-0.3 mm, ठीक है। ये यहाँ पर इसी तरीके से हेड पे लगाएंगे तो ऊपर +0.4 -0.0। इज इट क्लियर? ये टॉलरेंस समझना जरूरी है, इनके अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ लॉजिक है, तीनों टॉलरेंसेस अलग अलग हैं। ये हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कुछ वैल्यू सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है सबका अलग अलग है, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ता हूँ। रिकॉर्ड ऑफ जॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है। अभी सब रिकॉर्ड वगैरह के बारे में। इन केस ऑफ वेल्डिंग बाय आउटसोर्स एजेंसी, आजकल होता है ना आउटसोर्सिंग की जाती है, ठीक है नहीं। इन केस ऑफ वेल्डिंग बाय आउटसोर्स एजेंसी द details of geometry of each joint shall be jointly signed by the firms and railways representative and kept as a record। यानी कि अगर कोई आउटसोर्सिंग कर दिया हमने वेल्डिंग का काम किसी कंपनी को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो उसमें हर एक जॉइंट का जो है डिटेल जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके अंदर जो जो कि उस फर्म और रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा साइन किया जाएगा और एज अ रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। अगला क्या कहता है, इन केस ऑफ वेल्डिंग बाय आउटसोर्स एजेंसी, इन केस ऑफ वेल्डिंग बाय आउटसोर्स एजेंसी एनी जॉइंट फाउंड नॉट कंफॉर्मिंग टू द अबव स्टिपुलेशंस, यानी जो कंडीशंस हमने बताई ना, टॉलरेंसेस ये वो क्राइटेरिया सारी, अगर जॉइंट नहीं पाया जाता है, शुड बी कट एंड रीवेल्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द फर्म। आ रही बात समझ में? जो भी हमारी रेलवे की रिक्वायरमेंट है, हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो हमने अपनी पूरी रिक्वायरमेंट उनको बता दी है कि भाई ये इस तरीके से ये हमारा क्राइटेरिया है। हम लोग जो है फाइनली टॉलरेंसेस हमको इतने चाहिए, क्वालिटी ऐसा चाहिए, जो कुछ भी मैनुअल में क्राइटेरिया दिया हुआ है वो सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अगर पाया जाता है कि भाई वेल्डिंग करने के बाद में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, तो वो रेलों को कट करके, जॉइंट को कट करके फिर बाद में री वेल्डिंग करके देना है उस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसका फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट करके देना है। नेक्स्ट क्या कहता है, जेई एसएससी शाल मेंटेन, जेई और एसएससी जो भी होंगे सेक्शन में, शाल मेंटेन थर्मिट वेल्ड रजिस्टर एज पर प्रोफार्मा गिवन इन एनेक्चर 3/4 एंड शाल मेक एंट्रीज इन टीएमएस। क्या कह रहा है कि थर्मिट वेल्डिंग रजिस्टर में प्रोफार्मा में जो इसको रखना है एंड इसकी एंट्री जो है टीएमएस में की जाए, ठीक है। तो ये भी जरा एनेक्चर 3/4 भी दिखा देते हैं आपको। ये क्या है, प्रोफार्मा, सीरियल नंबर, डेट ऑफ बिल्डिंग, ब्लॉक कहाँ पर, किलोमीटर, टीपी, ये सारी चीजें, रेल की डिटेल, बोल्ट होल कितना दूरी पर है, पोर्शन है कौन सी कंपनी का है, एजेंसी कोड, बैच नंबर, पोर्शन नंबर, वेल्डिंग के बारे में वेल्डिंग डिटेल्स, सुपरवाइजर कोड, वेल्डर कोड, है कि नहीं, कौन से प्रोसेस से किया, वेल्डिंग नंबर, ब्लॉक कितने बजे से कितने बजे तक दिया था, वेल्डिंग करने के टाइम टेम्परेचर कितना था, रेल टेंसर यूज किया है क्या, हाँ या नहीं, फिनिशिंग कब किया, डायमेंशनल टॉलरेंस, यूएसएफडी। यानी कि एक सिंपल ये एक डॉक्यूमेंट है, क्या है इसमें ज्यादा में जाके मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है विच हैज टू बी केप्ट एज अ रिकॉर्ड, ठीक है। एज अ रिकॉर्ड इसको रखना है। द वेल्डेड जॉइंट शाल बी सीरियली नंबर्ड इन अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी जो वेल्डिंग होगी उसको सीरियल नंबरिंग करना है। ये जरा मैं मुझे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आगे का भी पॉइंट पढ़ा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा ये नीचे की चीजें जगह बना लेता हूँ। क्या कह रहा है कि समझो मेरा सेक्शन है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जगह जगह पे मान के चलो हमारी बिल्डिंग है। सपोज ये 1 किलोमीटर का पैच है, सिर्फ समझाने के लिए मैं दो चार मार्किंग ऐसा कर दे रहा हूँ। से दिस इज
1 किलोमीटर, ये मेरा 1 किलोमीटर का पैच है। सिर्फ हम लोग समझने के लिए यहाँ पर ये ले लेते हैं, से दिस इज 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर है। तो क्या कहते हैं, द वेल्डेड जॉइंट शाल बी सीरियली नंबर्ड इन अ किलोमीटर। यानी कि अगर मान के चलो, अगर मेरे ट्रैफिक डायरेक्शन के हिसाब से बात करें, समझो ट्रैफिक ऐसी है, तो मान के चलो ये जॉइंट नंबर मेरा हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, 3 एंड से 4। ठीक है, तो जॉइंट नंबर 1 2 3 4। एक किलोमीटर का भी कुछ ले लेते, फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर ले लिया 43, और 1 किलोमीटर है 44। तो 43 से 44 के बीच में कितनी वेल्डिंग है? अभी 4 है। वेल्डिंग नंबर 1, वेल्डिंग नंबर 2, वेल्डिंग नंबर 3, वेल्डिंग नंबर 4। वेल्ड का नंबरिंग करना है। आगे क्या कहता है, द रिपेयर वेल्ड्स, the repair welds or additional welds done at a later stage may be given continuing weld number in that kilometer। यानी कि अब यहाँ पर 1 2 3 4 था, खुदा ना खास्ता मान के चलो एक और वेल्डिंग करनी पड़ी, एक और वेल्डिंग यहाँ पर करनी पड़ी, किसी कारणवश एक और वेल्डिंग करनी। तो अब यहाँ पर क्या, सीरियल नंबर अगर सीरियल में करना है तो वैसा तो देखा जाएगा, तो ये 1 2 फिर ये 3 ये 4 ये 5, सबका नंबर चेंज हो जाएगा ना। तो अब वैसा नहीं करेंगे, जो बाद में रिपेयर वेल्ड आई उसका नंबर बाद का नंबर दे देंगे। ये यहाँ पर वो कहना चाहता है, इसको पढ़ेंगे तो समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द लास्ट थर्मिट वेल्डिंग नंबर इन अ पर्टिकुलर किलोमीटर वॉज 88। जैसे कि यहाँ पर इनके हिसाब से 88 है ये। हाँ, एंड सब्सिक्वेंटली थर्मिट वेल्डिंग has been executed, it shall be numbered 89 irrespective of its location in that kilometer। ये यानी कि अभी हमारे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो 4 वेल्डिंग थी, अब 5वीं यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, उसका नंबर 5वां ही होगा। उसके बाद में हो सकता है कि एक और वेल्डिंग करनी पड़ी हमको, और वो यहाँ पर एक नंबर के भी पहले आ गई मान के चलो, तो वो छठा नंबर कहलाएगा। यहाँ पर उनका बोलने का मतलब ये है, खाली सीक्वेंस हमको समझाया जा रहा है कि ये वेल्डिंग का जॉइंट का नंबरिंग किस तरीके से किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ईच जॉइंट शैल हैव अ डिस्टिंक्टिव मार्किंग। एक हर जॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल मेंशन की जाएगी। क्या डिस्टिंक्टिव मार्किंग क्या है? Distinctive marking indicating month, year of welding, agency and welder supervisor identification code as appearing on his competency certificate at a non-gauge face side of AT weld on head as detailed in AT welding manual। यानी कि वेल्डिंग में जो गेज फेस तो नहीं, नॉन गेज फेस साइड में ये मार्किंग करना है, पंचिंग कर रहा है। क्या? जिसके अंदर मंथ एंड ईयर ऑफ वेल्डिंग, एजेंसी किसने किया, सुपरवाइजर का जो कोड है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर मार्क की जाएगी। आई बात समझ में? ये यहाँ पर वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यानी कि जॉइंट पर ही वेल्डिंग मार्किंग करना है, लेकिन गेज फेस छोड़ के वेल्ड जो है नॉन गेज फेज में ये काम करना है। नेक्स्ट बात आती है पेंटिंग की। पेंटिंग ऑफ थर्मिट वेल्ड्स, पेंटिंग ऑफ थर्मिट वेल्ड्स। ठीक है, painting of weld collar shall be done on all welds to protect them against corrosion immediately after welding। यानी कि वेल्डिंग करने के बाद में, वेल्डिंग तो हमको 80 वेल्ड दिखती है ना, एक कॉलर बन जाता है, उभरा हुआ हिस्सा आता है, तो वो करोड ना हो। तो क्या कह रहा है, तो पेंटिंग ऑफ वेल्ड कॉलर शुड बी डन ऑन ऑल वेल्ड्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट करोजन इमीडिएटली आफ्टर द वेल्डिंग। वेल्डिंग के तुरंत बाद कर देना चाहिए। एक तो हो गया वेल्डिंग के तुरंत बाद, और दूसरा है इन सर्विस पेंटिंग। इन सर्विस पेंटिंग का मतलब क्या, कि भाई वेल्डिंग किए थे, थोड़ा साल पहले किए थे, कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले किया था, अब उसका पेंट तो निकल गया होगा, कितना दिन रहेगा। तो इन सर्विस पेंटिंग यानी कि मेंटेनेंस पेंटिंग ऑफ थर्मिट वेल्ड शुड बी कैरिड एज पर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। यानी एक बार तो इनिशियल है, ये वाला जो हमने पेंटिंग किया ये कौन सा था, इनिशियल। ठीक है, ये वाला हमारा क्या था, इनिशियल। अब इसके आगे, अब ये हमारा मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में कब करना है, मेंटेनेंस क्या स्पेलिंग, हाँ ठीक है, ठीक है मेंटेनेंस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मेंटेनेंस के लिए क्या कह रहा है, वंस इन 4 years इन एरियाज नॉट प्रोन टू करोजन। जहां पर नॉन करोजन प्रोन एरिया है, नॉन करोजन प्रोन एरियाज में कब करना, 4 साल में एक बार।
ठीक है, 4 साल में एक बार। और जो करोजन प्रोन एरियाज है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, जो करोजन प्रोन एरियाज है वहां पर एवरी ईयर, कहां पर, करोजन प्रोन एरिया में, लोकेशंस प्रोन टू करोजन हर साल करना है, और नॉन करोजन में 4 साल में एक बार। ठीक है, रेफरेंस देख लेते हैं, पैरा 612 में क्या दिया है। पैरा 612 रेल डिटोरिएशन के बारे में है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ करोजन इज कॉज सो मेनी डैम्पनेस करोजन जनरेट। करोजन प्रोन एरियाज क्या है वो यहाँ पे बता रहा है। करोजन इज जनरली हैवी इन द फॉलोइंग लोकेशन: प्लेटफॉर्म लाइन, साइडिंग, वेसल लाइन, गुड्स रेल, वाटर हाइड्रेंट, टनल, ये सब। ये चलो हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी हम लोग अपनी चीज पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम लोग पेंटिंग कब करें। ठीक है, वंस इन 4 years करोजन प्रोन एरिया में, और हर साल करोजन प्रोन एरिया, नॉन करोजन प्रोन में 4 साल में एक बार, करोजन प्रोन में हर साल एक बार। आगे कह रहा है दिस फ्रीक्वेंसी में बी इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द साइट कंडीशन। फील्ड की कंडीशन की हिसाब से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जा सकती है। ठीक है, ऑन कंडीशन बेसिस एट लोकेशन विच आर प्रोन टू सीवियर करोजन। अब तो करोजन प्रोन एरिया के अंदर भी अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे सीवियर करोजन का चांस है, वहां कंडीशन बेसिस। अब ये एरिया जो सीवियर करोजन प्रोन है वो कौन डिसाइड करेंगे? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सीवियर करोजन प्रोन एरिया विल बी डिसाइडेड बाय सीवियर कोरोजन प्रोन एरिया विल बी डिसाइडेड बाय होम। एग्जाम में पूछ सकता है, उसके अंदर सीनेडियन आ जाएगा, ऑप्शन सिटी आ जाएगा, पीसी आ जाएगा। तो क्या है? सिटी, चीफ ट्रैक इंजीनियर हमारे जो है वो डिसाइड करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर लोकेशन जो सीवियर करोजन प्रोन एरिया है। तो वहां पे कंडीशन बेसिस यानी आवश्यकता अनुसार, ये तो आमतौर पे गाइडलाइन दी है लेकिन वहां के लिए नियम अलग रहे। नेक्स्ट, द प्रोसीजर फॉर पेंटिंग ऑफ वेल्ड कॉलर। The procedure for painting of weld collar for thermite welded rail joints to protect against normal corrosion is outlined in 80 welding manual. ये 80 वेल्डिंग मैनुअल पढ़ेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। क्या कह रहा है कि वेल्ड कॉलर का प्रोसीजर किस तरीके से हमको वेल्डिंग करना है नॉर्मल कंडीशन में और सीवियर के अंदर, क्या गाइडलाइन से, गाइडलाइन जो है आपको मैनुअल के अंदर मिलेगा, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस टेस्ट। नेक्स्ट और इज वेल्ड कॉलर क्या चीज है सर? वही जो वेल्डिंग किया उसको वेल्ड कॉलर बोलते हैं ना। वेल्डिंग अच्छा, करने के बाद जो उभरा पोर्शन है उसको वेल्ड कॉलर बोलते हैं। ओके सर। हम्म, एक्सेप्टेंस टेस्ट। अब आगे एक्सेप्टेंस टेस्ट। All the welded joints shall be cleaned and examined carefully to detect any visible defects like cracks, blowholes, shrinkage, mismatch, surface finish, etc. जो भी वेल्डिंग हमने कर दिया उसको साफ करके उसको किया जाएगा। तो क्या देखना है उसके अंदर, कोई क्रैक तो नहीं है, कोई ब्लो होल यानी इसके अंदर पोरस तो नहीं है, वो हमारा वेल्डिंग पोरस तो नहीं है, श्रिंकेज तो नहीं हुआ उसके अंदर, कुछ मिसमैच हुआ, बराबर अलाइनमेंट नहीं मैच हुआ दोनों रेल के अंदर, फिनिश बराबर नहीं है, स्मूथ सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड एक्सेट्रा। एनी जॉइंट विच शोज एनी जॉइंट विच शोज विजिबल डिफेक्ट शैल बी डिक्लेयर्ड डिफेक्टिव। यानी ये जो यहाँ पे बता रहा है क्रैक, ब्लो होल, श्रिंकेज, मिसमैच, सरफेस, अगर आपको नेकेड आंखों से दिखाई दे रहा है कि भाई इसके अंदर डिफेक्ट है, उसको क्या करेंगे, वो जॉइंट हमारा डिफेक्टिव करार दिया जाएगा। द बॉटम ऑफ द जॉइंट शैल बी चेक्ड बाय फीलिंग विथ फिंगर्स एज वेल एज इंस्पेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ मिरर। नीचे का जो हिस्सा होगा रेल का फुट के नीचे का हिस्सा, उसको क्या करेंगे, शैल बी चेक्ड बाय फीलिंग, shall be checked by feeling with fingers
as well as inspected with the help of a mirror for presence of fins at the parting lines of the mold. fins यानी कि एक धार बन जाना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिन यानी कि धार, जैसे आपने देखा होगा हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि अगर प्लास्टिक का भी हमने कोई सामान लिया तो उसके अंदर आमतौर पर हम देखते हैं ना कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पे ज्वाइनिंग होती है, उसकी एक लाइन हमको दिखाई देती है कि भाई ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो वो फिन कहते हैं उसको। हमारे वेल्डिंग के अंदर फिन नहीं होना चाहिए। फिन अगर है यानी एक धार है तो वहीं से वेल्डिंग टूटती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा तो आपने देख लिया, नीचे के हिस्से के लिए रेल फुट के नीचे हाथ डाल के देखे कि कहीं पे कोई फिन तो नहीं है, ठीक है। हाथ से भी देख सकते हैं, साथ ही साथ में जो है मिरर लगा के नीचे के हिस्से एक मिरर लगा देंगे और हम लोग देखेंगे। नीचे तो नहीं झुक सकते ना, तो एक नीचे मिरर लगा के भी देख सकते हैं, ठीक है। इफ फिन इज ऑब्जर्व इन एनी जॉइंट, किसी जॉइंट के अंदर फिन आया तो जॉइंट शैल बी डिक्लेयर डिफेक्टिव। देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं वेल्डिंग के, तो पहले हमारे पास आते थे, बहुत पुरानी बात है ये, हमारे पास पहले 2 पीस मोल्ड आते थे। क्या आते थे? 2 पीस मोल्ड आते थे पहले। तो जो 2 पीस मोल्ड हमारा होता था उसके अंदर ये फिन प्रोड्यूस होती थी। 2 पीस मोल्ड के अंदर ये फिन प्रोड्यूस हो जाती थी, क्योंकि दो मोल्ड दो चीज साथ में लगाते थे, दोनों एंड से लगाते थे, वेल्डिंग हो जाती, एक धार आ जाती थी। लेकिन ये फिन की वजह से यहाँ से फ्रैक्चर होना शुरू हो गया, वेल्डिंग हमारे से वहां से टूटने लगी। इसके लिए क्या किया गया? 3 पीस मोल्ड आ जाता है। 3 पीस मोल्ड जो है नीचे से एक पार्ट और लगा जाते हैं ताकि वो फिन प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे वेल्डिंग में किसी में फिन दिखाई दिया तो उसको डिफेक्टिव करार दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशनल चेक। All finished joints shall be checked for dimensional tolerance which should be within the tolerances as specified. अभी हमने पढ़ा ना डायमेंशनल टॉलरेंस, वेल्डिंग करने के बाद में 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज में, वर्टिकल में +1 -0.0 और साइडवेज में ±0.5। के बाद में जो है आपका रेल के हेड के ऊपर टॉलरेंस जो था +0.4 -0.0 द 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज पे, और साइडवेज में +-0.3 mm 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज पे। वो बोल रहा है कि उसको चेक करना, ठीक है। ये इसको समराइज किया मैंने। अब आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन टेस्ट के बारे में, है कि नहीं। अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन टेस्ट, ऑल द वेल्डेड जॉइंट, all the welded joint shall be ultrasonically tested as per the provisions of ultrasonic testing of rails and welds। मैनुअल है उसकी, यूएसएफडी की, उसके हिसाब से वेल्डिंग का जो है टेस्टिंग की जाएगी। कब? एज अर्ली एज पॉसिबल। जब भी वेल्डिंग होती है जल्द से जल्द करना है, लेकिन उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन दिया है। इन एनी केस नॉट लेटर देन 30 days, 30 दिन से ज्यादा नहीं, ठीक है। यानी कि जब भी वेल्डिंग होगी तो उसको वेल्डिंग होने के बाद में जल्दी से जल्दी उसकी यूएसएफडी टेस्टिंग हमें करना है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 1 महीने से ज्यादा का समय ना लगे। तो जो भी वेल्डिंग कराएगा पीडब्ल्यूआई, वो क्या करेगा, यूएसएफडी वाले को इंटीमेट कर देगा और इंश्योर करे कि 1 महीने के अंदर उसकी जांच हो गई हो। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। एनएचए 3/5 रिकॉर्ड ऑफ मेंटेन का है, तो यहाँ पर एनेक्चर यही है। USFD testing of welded joint, date, month and year, details of welding joint number, किलोमीटर चेनेज, किस ऑपरेटर ने वेल्डिंग किया, यूएसएफडी टेस्ट, ये किस ऑपरेटर ने यूएसएफडी टेस्टिंग किया, सॉरी हाँ, यूएसएफडी टेस्टिंग मशीन के बारे में, रेल सेक्शन केमिस्ट्री, कौन से शिफ्ट में, रिजल्ट क्या आया, अच्छा आया बुरा आया, हाँ हाँ, अगर कुछ डिफेक्ट है तो डिफेक्ट कहाँ पर है, कौन सा किस प्रोब से आपको डिफेक्ट मिला, रिमार्क सिग्नेचर, ये सारी चीजें अभी आपको यूएसएफडी पढ़ाएंगे तब समझेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जस्ट एक मैंने आपको बता दिया। द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ 80 welds फाउंड डिफेक्टिव, द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ 80 welds फाउंड डिफेक्टिव इन यूएसएफडी एंड इन अदर कैटेगरी शैल बी लिमिटेड एज पर क्लॉज। अभी देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, यहाँ पे सब क्लॉज नंबर लिखा हुआ है, ये मैनुअल जब में जाएंगे तब समझेगा। खाली ये क्या कह रहा है कि 80 वेल्डिंग मैनुअल में क्लॉज 7.3.1 में कितनी वेल्डिंग डिफेक्टिव होना तक लिमिटेड है, ये दिया है, ठीक है। उसको मैं क्लियर करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे फ्लैश बट चालू है, तो इसको मैं क्लियर ही कर दूंगा आज। अभी हमने मैनुअल में चले जाएंगे, ठीक है, पढ़ लेते हैं खाली अभी। नेक्स्ट, फॉर अपग्रेडेड 80 वेल्डिंग टेक्निक्स अप्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ so and so IRS T19
clause 7.3.11 subsequent USFD testing shall be done as per provisions in manual of USFD testing। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ हमारा जो है आज 80 वेल्डिंग का मैनुअल के हिसाब से तो हो गया, मैनुअल के हिसाब से हो चुका है। अब मैं जो है आपको 80 वेल्ड मैनुअल में लेकर जाता हूँ, और 80 वेल्ड मैनुअल के अंदर ये जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस किया था वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये शेयरिंग बंद करता हूं मैं। लेट मी ओपन। तो देखो हम लोग अभी यहाँ पर आ गए, 80 वेल्ड मैनुअल के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये काफी लंबा चौड़ा मैनुअल है, अगर आप देखेंगे इसको 49 पेजेस का है, शुरुआत की 6-7 पेजेस, 6 पेज किसी काम के नहीं थे इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर हर चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में दे रहा है। सिलेक्शन ऑफ रेल टू बी वेल्डेड, न्यू रेल, पुरानी रेल, टॉलरेंसेस इन न्यू रेल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पर दिया है। कल हमने पढ़ा, अभी पढ़ा था ना, आज भी हमने देखा टॉलरेंसेस, ये सारी चीजें दिया है। अभी सबसे पहली बात हम लोग अभी जस्ट हमने जो देखा था ना, वो टॉलरेंस की मैं बात देख लेता हूँ पहले। किसके बारे में? जो ये कह रहा था ना हमारा, क्या था, रिकॉर्ड ऑफ ज्योमेट्री है, पेंटिंग, एक मिनट एक मिनट, ये डायमेंशनल टॉलरेंस क्लॉज 7.3.1। आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है अभी? 80 वेल मैनुअल दिख रहा है ना? 7.3.1 में चले जाते हैं पहले हम लोग, ताकि आज का हमारा ये क्लियर हो जाए। चैप्टर नंबर 7.3.1। हाँ, ठीक है। गारंटी की बात आ रही है, वेल्डिंग की गारंटी। रेल जॉइंट वेल्डेड बाय अ फर्म शैल बी गारंटीड अगेंस्ट फेलियर। रेल जॉइंट्स welded by a firm shall be guaranteed against failure, which includes failure in execution, acceptance, acceptance and regular ultrasonic testing, and during service up to 2 years from the date of welding the joints in track, or from the date such welded joints made in cess and inserted in track are open to traffic। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रेल के जॉइंट की गारंटी, ये थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि कोई एजेंसी है जो वेल्डिंग का काम कर रही है। ठीक है, तो उसकी गारंटी किस किस चीज की है, उस गारंटी को यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है। गारंटी अगेंस्ट फेलियर। अब फेलियर में क्या क्या है? एग्जीक्यूट करने में कोई गड़बड़, एक्सेप्टेंस टेस्ट में फेल हो जाना, एक्सेप्टेंस एंड रेगुलर यूएसएफडी टेस्टिंग, यूएसएफडी टेस्टिंग बाद में किया उसके अंदर कहीं फेलियर हुआ, और ड्यूरिंग सर्विस अप टू 2 years वेल्डिंग करने से ट्रैक में देखा। अब दो चीजें, दो कंडीशन हो गई, या तो वेल्डिंग हमने रनिंग लाइन पर की, तो वहां पर जिस दिन वेल्डिंग की थी वहां से 2 साल तक, ये सारी कंडीशन। या फिर अगर वेल्डिंग हमने किसी सेस में की, जैसे कि कोई रेल थी, हमने उसको बोल दिया भाई एजेंसी को कि सेस पोर्शन में वेल्डिंग कर दो, ब्लॉक के अंदर हम उसको अंदर ले लेंगे, तो वो फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेल्डिंग मेड इन सेस एंड इंसर्टेड इन द ट्रैक आर ओपन टू ट्रैफिक। ठीक है, अगर ये जो क्राइटेरिया है, अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फेल होती है, क्या कह रहा है, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फेल होती है, जब अपने हमने देखा, एनी सच वेल्डिंग, such welded joint which fail in the criteria given above within the guaranteed period shall be re-welded free of cost by the firm। ठीक है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वेल्डिंग करके देना है, लेकिन कुछ ना कुछ रियायत भी दिया है। क्या है? कुछ ना कुछ और रिलैक्सेशन। However,
However, cumulative number of failed AT welds, including re-welded joints in criteria given above, up to 2 years, shall not exceed 2% of the total quantity of joints in a particular contract. एक तो बात हो गई कि भाई एक वेल्डिंग है हमारी जो है उसके अंदर कोई खराबी मिली, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बता दे खराबी में क्या क्या चीजें आती है वेल्डिंग करने के टाइम पर ही, सॉरी, वेल्डिंग करने के टाइम पर ही नहीं, बाद में एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर, यूएसएफडी टेस्टिंग के अंदर 2 इयर्स उसकी गारंटी है, उसको देना है। उसके अंदर खराबी आ गई तो हमको वो एजेंसी को फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे को वेल्डिंग करके देना। ये तो पहले पैरा में बात है। यहाँ पर क्या कहता है, हवेवर क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ फेल्ड एटी वेल्ड। एक तो ये इंडिविजुअल जॉइंट की बात थी, यहाँ पर यहाँ बात कर रहे हैं कि किसी सेक्शन में बहुत सारी वेल्डिंग की गई, तो cumulative number of failed AT weld including re-welded joints in criteria given above up to 2 years, यानी इसके अंदर ऐसा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी रेल है और यहाँ पर किसी एजेंसी ने वेल्ड किया, अब ये मेरी वेल्डिंग खराब है, ये क्या होगा, ये मेरी वेल्डिंग टेस्टिंग की गई और टेस्टिंग में पाया गया कि ये वेल्डिंग बराबर नहीं है, तो उसको क्या कहा है, रीवेल्डिंग करना है। क्या बोला, उसको रीवेल्डिंग करके दो, बोला ठीक है करके देता हूँ, उसने करके दे दिया। अब रीवेल्डिंग करने के टाइम पे अब मैंने एक नई वेल्डिंग मारी अभी और एजेंसी ने ना फिर से एक और वेल्डिंग यहाँ पर करके आपको दे दी। तो ऐसा नहीं कि भाई एक बार करके दिया वेल्डिंग, इस बार खराब आई तो मेरी गारंटी है, ऐसा नहीं। अब सेकेंड टाइम भी वेल्डिंग हुई है ना, तो वो ये कह रहा है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ, however cumulative number of failed AT welds including re-welded joints in the criteria above up to 2 years, ये shall not exceed 2% of the total quantity of joints। आ रही बात समझ में, जितनी वेल्डिंग किया है उसमें से 2% से ज्यादा फेल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट टाइम वेल्डिंग हो चाहे रीवेल्डेड किया हो, 2 साल तक उसके अंदर, यानी कि यहाँ पर 2% तक का उन्होंने स्कोप दिया है कि भाई चलो हो सकता है कि 1-2% जगह 2% तक चलो एक्सेप्टेबल, 2% तक एक्सेप्टेबल, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब अगर किसी एजेंसी का 2% से ज्यादा फेलियर आ रहा है, फेलियर कहाँ तक आ रहा है, मोर देन 2%, फिर क्या किया जाए उसके साथ, अ पेनल्टी ऑफ, क्या करेंगे, अ पेनल्टी ऑफ 3 times द रेट ऑफ सप्लाई एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जॉइंट shall be payable by the firm for each joint failure in above criteria। यानी कि अगर जितना फेलियर होगा तो जो भी सप्लाई किया होगा एग्जीक्यूशन में उसका 3 गुना उसको पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर, आई बात समझ में। क्यूमुलेटिव जितनी भी वेल्डिंग किया होगा 2% से ज्यादा जो है फेल नहीं होना चाहिए और 2 साल तक टिकना चाहिए। लेकिन अगर कहीं किसी जो फर्म का 2% ज्यादा फेलियर आता है तो क्या करना, 3 गुना उसको पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, जो भी सप्लाई का रेट होगा उसको 3 गुना उसको पेनाल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 7.3.11, वो भी एक लास्ट पॉइंट रह गया था, उसके अंदर ये देख लेते हैं। For upgraded AT welding techniques approved in terms of Part E of IRS T19 2021, the joints welded by a firm shall be guaranteed against failure। अभी कुछ अपग्रेडेड वेल्डिंग टेक्निक आई है जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पे दिया है उसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास नहीं है ये अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पे वो सिर्फ वो बात बता रहा है, कुछ वेल्डिंग टेक्निक हमारी अपग्रेड हुई तो उसके लिए जो है ये कुछ रेफरेंस दिया है। उसके लिए क्या कहा, द जॉइंट्स वेल्डेड बाय अ फर्म शैल बी गारंटीड अगेंस्ट फेलियर व्हिच इंक्लूड्स फेलियर इन एग्जीक्यूशन, एक्सेप्टेंस सेम पॉइंट, लेकिन यहाँ पर क्या क्या इम्प्रूव टेक्निक से तब उसकी लाइफ बढ़ा दी है अप टू 120 GMT और 3 years whichever is earlier। अपग्रेडेड टेक्निक से अगर किया है तो 120 GMT या 3 साल, इनमें से जो भी परिस्थिति पहले आ जाए उतने टाइम के लिए गारंटी देना। यहाँ पर कहाँ पे 2 साल की बात थी, अप टू 2 years की बात थी, और यहाँ पर
अप टू 3 years। लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया और क्या दे दिया, अपग्रेडेड एटी वेल्डिंग टेक्निक से अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एजेंसी को गारंटी कहाँ तक देना है, अप टू 120 GMT और 3 years विच एवर इज अर्लियर। 120 GMT या 3 साल, इसमें से जो भी पहला हो। ठीक है, किसी सेक्शन में अगर 3 साल बीत गए, इसका मतलब बता रहा हूं मैं, ये जो दोनों कंडीशन का, किसी सेक्शन में हमने वेल्डिंग कर दी अपग्रेडेड एटी वेल्डिंग टेक्निक से, 3 साल बीत चुका, ट्रैफिक 120 नहीं पहुंचा, मान के चलो मिसाल के तौर पे 100 ही पहुंचा, तो उसकी गारंटी खत्म। या ये कहें कि भाई ट्रैफिक डेंसिटी किसी सेक्शन में ज्यादा है, 120 पार कर दिया, 3 साल नहीं हुआ, 2-2.5 साल के अंदर ही हो गया, तब भी उसकी गारंटी खत्म। ठीक है, वो सामने वाला फ्री हो जाएगा। यानी 120 और 3 years विच एवर इज अर्लियर का ये मतलब है। कहाँ से काउंट करेंगे, from the date of welding the joints in tracks or from the date such welded joints made in cess and inside a track are open to traffic. Any such welded joints which fail in the criteria given above within the guaranteed period, अगर कहीं पे ये criteria fail होती है, any such welded joints which fail in the criteria, क्या कह रहा है, which fail in the criteria given above, क्या करेंगे, विद इन द गारंटेड पीरियड शैल बी रीवेल्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय फर्म। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, उस फर्म को क्या करना पड़ेगा, रीवेल्डिंग करके देना पड़ेगा, रीवेल्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट। आई बात समझ में, एक क्लियर हुआ दोनों चीजें, आप लोग ये बताएं मुझे। जो मैनुअल के अंदर 7.3.1 और 3.11 था, ये मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया है। जी सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से हमारा 80 वेल्ड का जो है मेजर चंक जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हो गया। बाकी ये अगर हमको समय हम लोग निकाल के किसी दिन पूरा का पूरा, वैसे तो 49 पेजेस बहुत ज्यादा होता है, हम लोग जो है 80 वेल्ड का भी एक दिन एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम लोग पूरा मैनुअल भी 80 वेल्ड का पढ़ लेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे IRPWM पूरा कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं आप उसके अंदर एक जगह पे एक चीज लिख के आ जाती तो उसके लंबा चौड़ा उसके अंदर रेफरेंस हो जाता है। तो इस तरीके से है। ठीक है, टेस्टिंग क्राइटेरिया, रीबिल्डिंग ऑफ जॉइंट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई है। तो अभी कुछ पूछना आप लोगों को, क्या करना है अभी बताएं मुझे। आज का तो कोटा हमारा पूरा हो गया।